नमस्कार दोस्तों, सरस्वती शिक्षा समिति के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान में आज हम जो है राजस्थान के आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा, जनजातीय और किसान आंदोलनों के बारे में भी पढ़ा। राजस्थान के किसान आंदोलनों में बिजोलिया आंदोलन, सीकर आंदोलन, इनके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। आज जो है हमने बरड़, जो कि बूंदी जिले में आता है, बरड़ या बूंदी के किसान आंदोलन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो आंदोलन है ये अप्रैल 1922 ईस्वी को प्रारंभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रैल लगभग 2 अप्रैल 1922 को नैनूराम शर्मा, जो कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य थे, उनके नेतृत्व में ये डाबी नामक गांव में किसानों ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया और उनका पूरा उद्देश्य यही था कि भाई जो भी जागीरदारों के द्वारा, सामंतों के द्वारा जो अतिरिक्त भू राजस्व लिया जा रहा है, जो ज़्यादा लगान वसूल किया जा रहा है, उनके बारे में बात करें। बेगार जो ली जा रही है उनको बंद करें और इसकी चर्चा करने के लिए ऐसा यहाँ पर कोई हथियार नहीं थे या कुछ भी नहीं था, लेकिन इस आंदोलन को दबाने के लिए ठिकाने के पुलिस अधीक्षक उमर इकराम हुसैन अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आए, पुलिस के साथ आए और यहाँ पर बिना किसी चेतावनी के इन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी में नानक भील और देवलाल गुजर नाम के 2 व्यक्ति शहीद हो गए। उसके बाद में राजस्थान में हाड़ौती सेवा संघ नाम से, यानी राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा की एक बैठक थी 27 सितंबर 1925 को। इस बैठक में जो है नैनूराम शर्मा को ये जिम्मेदारी दी गई कि जो स्थानीय शासक हैं, देसी राजा हैं, उनको जो है किसानों की समस्या के बारे में जानकारी देना ये आपका काम रहेगा। इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? नैनूराम शर्मा को दी गई। बाद में 1927 में राजस्थान सेवा संघ समाप्ति की ओर चला गया, यानी राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ताओं वगैरह ने विचार किया कि भाई इसकी प्रासंगिकता नहीं रही है और इस सेवा संघ की जगह कुछ और करना चाहिए, तो उन्होंने इस सेवा संघ को समाप्त कर दिया और उसकी समाप्ति के साथ ही यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया, क्योंकि चलाने वाला ही कोई नहीं था। तो इसके बाद में अगला जो आंदोलन आता है वो है अलवर का नीमू चना आंदोलन। नीमू चना गांव का नाम है, क्योंकि ये घटना या इस आंदोलन के चलते हुए नीमू चना नामक गाँव में 14 मई के 1925 के लगभग एक दुर्घटना हो गई थी। सभा पर गोलियां चल गई थी, उसमें काफ़ी लोगों की जो है जान चली गई, इसीलिए उनके नाम पर इसको आंदोलन का नाम दिया गया नीमू चना आंदोलन। कारण क्या था? तो कारण किसानों के लिए यहाँ कुछ विशेष कारण थे। विशेष कारण क्या था कि जो सूअर होते हैं, जो खेती को नुकसान पहुँचाते हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, तो सूअरों के शिकार पर अलवर में पाबंदी थी। केवल राज परिवार के अलावा कोई भी सूअर का शिकार नहीं कर सकता था। ये पाले हुए सूअर थे राज परिवार के, उनके सेना वगैरह के लिए काम में आते थे। यहाँ के किसानों की खेती जब बहुत ज़्यादा खराब होने लगी तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया और किसानों के उस आंदोलन के दबाव में ही जो है अपने इन्होंने राज परिवार ने या सामंत परिवार ने ये माना कि किसान जो है इनका नुकसान बहुत हो रहा है और इनको सूअरों के शिकार पर जो है स्वीकृति देनी ही पड़ेगी और देनी। तो ये आंदोलन थोड़ा धीमे पड़ा, लेकिन ये 1921 की घटना है। उसके बाद में 1922 में तीसरा भूमि बंदोबस्त लागू हुआ। इस तीसरे भूमि बंदोबस्त में जो है भू राजस्व को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया गया। एक चीज। दूसरी चीज, इससे पहले तक क्षत्रिय और ब्राह्मणों से कोई कर नहीं लिया जाता था, भू राजस्व नहीं लिया जाता था, क्योंकि उनकी राज की सेवाओं को देखते हुए, अन्य विशेष अधिकार को देखते हुए। अब लेकिन अंग्रेजों के प्रभाव में वो भी छीन लिए गए। इस दोनों कारणों से अत्यधिक भू लगान और ब्राह्मणों और क्षत्रियों से विशेष अधिकार छीनने के क्रम में इन लोगों ने यहाँ पर 1923-24 में एक विरोध की आवाज़ उठाई। थानागाजी और बानसूर तहसील के जो राजपूत थे, उन्होंने जो है अंग्रेज रेजिडेंट से इसकी शिकायत की। इसके कारण जो वहाँ के महाराजा थे जयदेव सिंह जी, वो नाराज हुए और उनकी नाराजगी चली रही थी। फिर 14 मई 1925 को इस भूमि बंदोबस्त के विरोध में नीमू चना नामक स्थान पर किसानों का एकत्रीकरण हुआ और ये किसान यहाँ पर बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। तभी
रियासत के कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में सैन्य दल आया और उन्होंने इन पर गोलियां चला। इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 156 लोग शहीद हुए और 600 से अधिक लोग घायल हुए। इसका विभिन्न समाचार पत्रों में भी उल्लेख है। रियासत नामक समाचार पत्र ने इसकी तुलना जो है, इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि हमने पढ़ा था कहाँ पर, 1919 से 1947 के संघर्ष के बीच में 1919 में ये घटना हुई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में, उसके बराबर की संज्ञा दी कि भाई जलियांवाला बाग में जो दुर्दांत घटना हुई है उसी प्रकार की ये घटना है। इधर महात्मा गांधी भी अखबार निकालते थे यंग इंडिया नाम से। उन्होंने अपने यंग इंडिया में इसको दोहरी डायरशाही कहते हुए इस नृशंस कृत्य की निंदा की। उसके बाद में राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। प्रजामंडल आंदोलन क्या है? तो प्रजामंडल आंदोलन का मतलब ये है कि जो देशी रियासतों में जो आंदोलन चले, देशी रियासतों में बेगार उन्मूलन के लिए, सामाजिक सुधार के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, जो देश में आंदोलन चल रहे हैं उनके सहयोग के लिए जो आंदोलन देशी रियासतों में चले हैं उनको प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। प्रजामंडल आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो ये थी कि राजस्थान की महिलाओं ने अधिकतम भाग इस आंदोलन में लिया था। इनका उद्देश्य था प्रजामंडल आंदोलन का, तो वो ये था कि देशी रियासतों के अंदर आंदोलनों को चलाना, बेगार प्रथा का विरोध करना, ये सब। लेकिन इसकी भी एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। 1920 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन हुआ था, उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो देशी रियासतें हैं उनके आंतरिक मामलों में कांग्रेस कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो देशी रियासतें, भारत उस समय 2 भागों में बांटा हुआ था या 2 भागों में विभक्त था। एक था जहाँ पर देशी राजा लोग राज्य करते थे, अंग्रेजों के अधीन थे लेकिन सीधे नहीं थे, और एक जहाँ पर राजा वाजा कुछ नहीं थे, सीधे अंग्रेजों के अधीन थे। तो एक ब्रिटिश इंडिया था और एक देशी राज्य के अंतर्गत। तो कांग्रेस जो आंदोलन चला रही थी वो ब्रिटिश इंडिया चला रही थी। तब तक 1920 तक इन्होंने ये पारित किया। 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का निर्माण किया गया और इसकी स्थापना के साथ ही देशी राज्यों में भी जो है सहयोग करना चाहिए, इस बारे में विचार शुरू हुआ। इस देशी राज्य लोक परिषद का जो है पहला अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 ईस्वी में बम्बई में हुआ, दीवान बहादुर रामचंद्र की अध्यक्षता में। यहाँ पर राजस्थान के भी 7 लोग शामिल थे। त्रिलोकचंद माथुर थे, जयनारायण व्यास थे, अपने कपूरचंद पाटनी वगैरह, ऐसे कुछ लोग थे 7 जो कि इस सभा में शामिल हुए थे और उनको जो है राजस्थान का जिम्मा भी दिया गया था। 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, जिनको बाद में गांधी जी के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। इस हरिपुरा अधिवेशन में जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि जो देशी रियासतों के आंदोलन हैं उनको भी कांग्रेस को सहयोग करना चाहिए, और कांग्रेस ने उसमें सहयोग करने का विचार भी किया। इनका जो है प्रजामंडलों में शिक्षा का प्रसार करना, बेगार को उन्मूलित करना यानी बेगार बंद करवाना, सामाजिक सुधार कराना, इन सब कार्यों को प्रजामंडलों ने किया था। अब कुछ प्रमुख प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना और स्थापना किसने की, इसके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई। जमनालाल बजाज तथा कपूरचंद पाटनी नामक व्यक्तियों ने कि ये दोनों जो कि इस अखिल भारतीय देशी लोक परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें शामिल थे। उसके बाद में अगला आता है बूंदी का प्रजामंडल। उसकी भी स्थापना 1931 में हुई। स्थापना करने वाले थे कांतिलाल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। हाड़ौती प्रजामंडल भी 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा, जो कि इसी देशी लोक परिषद के पहले अधिवेशन में थे, उनके द्वारा की गई। फिर उसके बाद में सिरोही का जो है प्रजामंडल है 1934 में, उसकी भी स्थापना हुई वृद्धि शंकर त्रिवेदी जी द्वारा। बीकानेर 1936 में मगाराम वैद्य ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। अलवर 1938 में हरिनारायण शर्मा द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल 1938 किशनलाल जोशी द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में रमेश चंद्र ओझा जी द्वारा। धौलपुर 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु द्वारा।
करौली प्रजामंडल की स्थापना जो है 1938 में हुई त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा। ये त्रिलोक चंद माथुर भी इन 7 लोगों में शामिल थे। किशनगढ़ की स्थापना 1939 में हुई है कांतिलाल चौथानी द्वारा। उसके बाद कोटा प्रजामंडल 1939 में, इसकी स्थापना भी पंडित नैनूराम शर्मा ने ही की, क्योंकि हाड़ौती और कोटा ये दोनों लगभग सेम ही। हाड़ौती के नाम से बूंदी में स्थापना होगी और उसका कामकाज जो है बूंदी और कोटा दोनों जगह था। बाद में कोटा की अलग से स्थापना की गई नैनूराम जी के द्वारा। फिर कुशलगढ़ 1942 में स्थापना हुई भंवरलाल जी निगम द्वारा। जैसलमेर जो कि अंत में प्रजामंडलों की स्थापना है उनमें आता है, और यहाँ पर तत्कालीन जागीरदार का अत्याचार भी खूब था। सागरमल गोपा का नाम हम सबने सुना ही है, जिस पर किस प्रकार के अत्याचार करके उनको जिंदा जेल में जला दिया गया था। वहाँ पर 1945 में मीठालाल व्यास द्वारा स्थापना की गई। डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या जी द्वारा 1944 में स्थापना हुई। बांसवाड़ा 1945 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी द्वारा। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 अमृतलाल पायक द्वारा, और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 ईस्वी मांगेलाल जी भव्य द्वारा की गई। इन सब लोगों ने मिलकर के इनकी स्थापना की, और देशी राज्यों में जहाँ कोई अत्याचार की पराकाष्ठा थी वहाँ पर इन्होंने जो है आंदोलन चलाई। इनका जो योगदान है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इन देशी राज्यों को भारत में शामिल किए बिना एक भारत की परिकल्पना कर ही नहीं सकते थे। ब्रिटिश शासक जितना अत्याचार कर सकते थे उससे भी कई गुना ज़्यादा अत्याचार जो है यहाँ पर हुआ। ब्रिटिश शासन काल में जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी कुछ ही घटनाएं होती, लेकिन राजस्थान के हर क्षेत्र में उस प्रकार की अनेक घटनाएं घटी थी। इसलिए इन सब के जो है प्रयासों को हम जो है सदैव वंदनीय मानते हुए आज अपना अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।